स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जनवरी 2026 यानी कि 26/1/26। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग खबर तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस है। आप सबको केडीबी लाइव की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम यही कामना करते हैं कि हम सब देशवासी एक जगह एक मुट्ठी बन करके मिल करके रहें और इस देश को तरक्की करने के लिए अपना सहयोग दें। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कल तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह खबर शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि खबर के मुताबिक आरजेडी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, जब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसे पार्टी में नई रणनीति और फिर नेतृत्व बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लगातार चुनावी दबाव, संगठन की कमजोरियां और फिर विपक्ष के हमलों के बीच लालू प्रसाद यादव अब फ्रंट फुट की बजाय बैक सीट रोल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी की कमान धीरे धीरे तेजस्वी के हाथों में सौंपी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला 2025-26 की राजनीति और फिर आगामी चुनावों को देखते हुए लिया गया है। इससे तेजस्वी की भूमिका और मजबूत होगी और फिर आरजेडी की आगे की रणनीति उन्हीं के नेतृत्व में तय होगी। दोस्तों बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम तय किया गया है। अब जीआईएस वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। जब बिहार में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के सरकार बड़ा बदलाव किया है। अब बिहार में बिना जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरिफिकेशन के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, यानी कि बिना जीआईएस वेरिफिकेशन की कोई भी जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। बिहार सरकार का कहना है कि इस नए नियम से फर्जी दस्तावेज, गलत नक्शा और फिर विवादित जमीन की बिक्री पर रोक लगेगी। नए सिस्टम के तहत जमीन का लोकेशन, रकबा और फिर सीमा सीधे डिजिटल मैप से मिलान किया जाएगा। इससे ये साफ हो जाएगा कि जो जमीन बेची जा रही है वह सरकारी जमीन तो नहीं है और उस पर पहले से कोई विवाद या फिर गड़बड़ी तो दर्ज नहीं है। रजिस्ट्री से पहले जीआईएस वेरिफिकेशन अनिवार्य होने से खरीद और फिर विक्रेता दोनों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। कुल मिलाकर के इस नियम से जमीन घोटाले, फर्जी रजिस्ट्री और फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआत में प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन लंबे समय से ये व्यवस्था जमीन कारोबार को सुरक्षित और फिर भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर व्यक्ति को 7.5 किलो अनाज मिलेगा। दरअसल बात है कि राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव सामने आया है। कई योजना के तहत अब प्रति व्यक्ति 7.5 किलो अनाज मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा गरीब और फिर जरूरतमंद परिवारों को होगा, जिन्हें अब पहले से ज्यादा राशन मिल सकेगा। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक ये बदलाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किया जा सकता है। अभी कई राज्यों में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन नए प्रस्ताव में गेहूं और फिर चावल मिलाकर के मात्रा बढ़ाने की बात कही जा रही है। इससे महंगाई के दौर में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर के अगर ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो फिर राशन कार्ड धारकों की खाद्य सुरक्षा और फिर मजबूत होगी। सरकार का मकसद है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को पर्याप्त अनाज समय पर मिल सके। दोस्तों बिहार में स्कूलों के लिए सख्त फरमान जारी किया गया है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने स्कूलों को लेकर के सख्त निर्देश जारी किया है और एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में अब लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और फिर बच्चों की नियमित पढ़ाई पर खास नजर रखी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग होगी। समय पर स्कूल न खुलने, शिक्षक अनुपस्थित रहने या फिर पढ़ाई में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे नियमित निरीक्षण करें और फिर गड़बड़ी मिलने पर तुरंत रिपोर्ट करें। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जब बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा और फिर अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोस्तों बिहार के एक इलाके में सरकारी लापरवाही का अजीब मामला सामने आया है। योजना के मुताबिक पुल नदी के ऊपर बनाया जाना था ताकि लोगों को साल भर सुरक्षित आवागमन मिल सके, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुल नदी के बजाय खेत में बना दिया गया है।
जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। जी हाँ, स्थिति यह है कि नदी के ऊपर पुल नहीं होने के कारण लोगों को आज भी पानी में उतरकर ही आना जाना करना पड़ रहा है। जब बरसात के दिनों में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, या स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और फिर महिलाएं जान जोखिम में डाल करके नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि खेत में बना पुल बेकार पड़ा है। जी हाँ, ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में भारी लापरवाही और गलत सर्वे के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। जब लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच हो और सही जगह पर पुल का निर्माण कराया जाए। जब फिलहाल ये पुल विकास की जगह सरकारी सिस्टम की बड़ी चूक की तस्वीर बन गया है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर जल्दी स्ट्रेस हो जाना आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। यही एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल, नींद की कमी, लगातार मोबाइल इस्तेमाल और फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो फिर छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है और तनाव बढ़ जाता है। जी हाँ, इससे निपटने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी दिनचर्या का थोड़ा संतुलन करना। जहाँ रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, या समय पर खाना खाएं और फिर दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालें। एक्सपर्ट बताते हैं कि रोज 20 से 30 मिनट वॉक, योग या फिर हल्की एक्सरसाइज करने से दिमाग शांत रहता है और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। इसके अलावा हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुक करके सोचने की आदत डालें। गहरी सांस लें, उसके बाद ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना और फिर मन की बात किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा समय तक बना रहे तो फिर एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते हैं समस्या को काबू में किया जा सके। दोस्तों, बिहार बोर्ड की परीक्षा के एडमिट कार्ड में अगर नाम, जन्मतिथि, विषय या फिर फोटो जैसी कोई भी गड़बड़ी है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSAB ने ऐसी गलतियों को ठीक कराने के लिए साफ नियम और फिर प्रक्रिया तय की है, ताकि छात्रों को परीक्षा में किसी तरीके की परेशानी ना हो। यह नियम के मुताबिक छात्र सबसे पहले अपनी स्कूल, कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर से संपर्क करें। स्कूल लॉगिन के जरिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के संबंधित जानकारी को सही कराएगा। इसके लिए बोर्ड ने एक तय में सीमा भी रखी है, जिसके अंदर सुधार करना जरूरी होगा। जब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड में सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और फिर छात्रों को सीधे बोर्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय रहते गलती ठीक करवा लेने से परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वहीं इसीलिए छात्र और फिर स्कूल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। जी हाँ, बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में कुक, स्वीपर सहित कई पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए अवसर सामने आए हैं। इन भर्तियों के जरिए इन युवाओं को मौका मिलेगा जो कम पढ़ाई के बावजूद भी सरकारी नौकरी की तलाश में है। यह खबर के मुताबिक अलग अलग विभागों और फिर संस्थाओं में कुक, स्वीपर, सहायक जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जिससे ग्रामीण और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। जहां कुल मिलाकर के ये भर्ती बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर के आई है। जहां समय पर आवेदन करने वालों को सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका मिल सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें और फिर जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। दोस्तों, यात्रियों के लिए फरवरी महीने में बड़ी परेशानी की खबर सामने आई है। इंडियन रेलवेज ने यूपी और फिर बिहार रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती है। यह खबर के मुताबिक ये फैसला रेलवे द्वारा रखरखाव और फिर तकनीकी कार्यों के कारण लिया गया है। जी हाँ, फरवरी में अलग अलग तारीखों पर कई एक्सप्रेस और फिर पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेगी। वहीं पर कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को समय और फिर दूरी दोनों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक जरूर कर लें। रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि आखिरी समय में किसी तरीके की परेशानी ना हो। दोस्तों, बिहार के लिए विकास से जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा सामने आई है। नीतीश कुमार ने वैशाली दौरे के दौरान कहा है कि बिहार में नए शहर बसाए जाएंगे। जी हाँ, बिहार में नए शहर बसाए जाएंगे और गांव की तस्वीर बदलने के लिए ग्रामीण सड़कों को डबल लेन बनाया जाएगा। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि बढ़ती आबादी और फिर भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए सुनियोजित तरीके से नए शहर विकसित किए जाएंगे। इन शहरों में
सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और फिर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ गाँव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों को मजबूत और फिर चौड़ा किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। कुल मिलाकर के सरकार का मकसद ये है कि गांव और फिर शहर के बीच का फासला कम किया जाए। डबल लेन ग्रामीण सड़कों और फिर नए शहरों के बसने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कारोबार को फायदा मिलेगा और फिर बिहार के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार 8 लाख से ज्यादा छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था से स्कूलों में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। सरकार के मुताबिक अब छात्रों की हाजिरी डिजिटल सिस्टम से दर्ज होगी, जिससे फर्जी नामांकन और फिर कागजी उपस्थिति पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। शिक्षक और फिर स्कूल प्रशासन को रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस अपडेट करनी होगी, जिसे उच्च स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि कौन छात्र नियमित स्कूल आ रहे हैं और कौन नहीं। कुल मिलाकर के ये फैसला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी से न सिर्फ पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही छात्रों तक सीधे पहुंचेगा और फिर सिस्टम में चल रहे फर्जीवाड़े पर भी सख्ती से रोक लगेगी। दोस्तों, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक तगड़ा बयान दिया है। उसने वो कहकर के पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को घेरा है। दरअसल खास करके उन लोगों को जिनके बारे में वे मानते हैं कि वे लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जब बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि जो सही मायने में लालूवादी होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो वास्तव में लालू यादव के सामाजिक आर्थिक न्याय के संघर्ष और फिर वंचितों के हित के लिए बिना स्वार्थ के लड़ता आया है, वही मौजूदा पार्टी की स्थिति पर सवाल उठाएगा। उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी की कमान घुसपैठियों और फिर ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जो लालूवाद को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदर्भ साफ था। रोहिणी का निशाना उन नेताओं और फिर गुटों पर था जिन्हें वे लालूवाद से हट करके पार्टी के प्रभाव रखने वाले मानते हैं, या खास करके उस दल नेतृत्व पर जो पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें डरपोक नेता करार दिया है। जी हाँ, नेता का कहना है कि राहुल गांधी बड़े मुद्दों पर खुल करके सामने आने से बचते हैं और मुश्किल हालात में जिम्मेदारी लेने के बजाय पीछे हट जाते हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, जब पूर्व नेता शकील अहमद ने दावा किया है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से कई सच्चाइयों को दबाया जा रहा है। जहाँ शकील अहमद ने कहा कि चुनावी हार, संगठन की कमजोरी और फिर फैसलों में देरी के पीछे शीर्ष नेतृत्व की भूमिका रही है। जो उनके मुताबिक राहुल गांधी को कई बार खुल करके नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और फिर लगातार मिल रही चुनौतियों के बीच इस तरीके के आरोप कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जी हाँ, अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस हमले पर क्या प्रतिक्रिया देता है और फिर अंदरूनी असंतोष से कैसे निपटता है। दोस्तों, बिहार में उद्योग की बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, बिहार सरकार के प्लान के तहत अब फैक्ट्रियों के इस सेटअप में तेजी लाई जाएगी, यानी कि बिहार में अब फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लगेगी और 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की योजना तैयार है। ये पहल खासतौर पर नए निवेश, रोजगार और फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि SEZ यानी कि सेज बनने से न सिर्फ स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। इन जोन में टैक्स बंदी, सुगम बिजनेस पॉलिसी और फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्पादन गतिविधियां और फिर रोजगार दोनों बढ़ सके। इसके साथ ही नए क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स और इनोवेशन हब्स जैसे नए निवेश आकर्षण केंद्र विकसित होंगे। जहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार का फोकस सतत विकास, रोजगार सृजन और फिर ग्रामीण शहरी संतुलन पर है। यह इस योजना के लागू होने के बाद बिहार में उद्योग का विस्तार और व्यापार का परिदृश्य बदल सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का लक्ष्य यह है कि बिहार को एक उद्योग प्रधान राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। दोस्तों, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और फिर फर्जी नामों से मुक्त करने के लिए चुनाव आयोग अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह CEC ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि SIR को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। जी हाँ, इसका मकसद वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करना, गलत, डुप्लीकेट और फिर अपात्र नामों को हटाना है। जहाँ CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक SIR के तहत
घर घर सत्यापन दस्तावेजों की जांच और फिर डिजिटल डेटा मिलान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में रहे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव और फिर ज्यादा पारदर्शी होंगे और फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी। वहीं पर चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए साफ और फिर सही वोटर लिस्ट बेहद जरूरी है। SIR लागू होने के बाद आम मतदाताओं को भी अपनी जानकारी जांचने और फिर जरूरत पड़ने पर सुधार कराने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के ये कदम आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा और फिर अहम सुधार माना जा रहा है। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा बल्कि कानूनी सबूत भी बन गया है। जहाँ अगर आपके फ़ोन में अवैध हथियारों की फ़ोटो, वीडियो, आपत्तिजनक कंटेंट, नफरत फैलाने वाले मैसेज, फर्जी ID, साइबर ठगी से जुड़ा डेटा या फिर किसी अपराध के प्लानिंग से जुड़े चैट मिले तो फिर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है। जहाँ कानून के मुताबिक बाल, अश्लील सामग्री, दहशतगर्द से जुड़ा हुआ कंटेंट, उसके बाद फर्जी दस्तावेज, हैकिंग टूल्स, ड्रग्स या फिर हथियारों के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए मैसेज रखना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस को वारंट के बिना भी जांच और फिर गिरफ्तारी का अधिकार मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मोबाइल में कानून के खिलाफ कोई भी फोटो, वीडियो, ऐप या फिर चैट ना रखें। जहाँ अनजान लिंक ना खोलें और फिर फर्जी ऐप से दूरी बनाएं। छोटी सी लापरवाही आपको सीधे कानूनी पचड़े में डाल सकती है। दोस्तों, नए वोटर कार्ड में अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित मानी जा रही है और इसके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं नए वोटर कार्ड में। जी हाँ, अब नए वोटर कार्ड में डबल फोटो यानी कि दो फोटो रहेगा, QR कोड रहेगा और भारत का नक्शा शामिल किया गया है। इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और फिर मतदाता की पहचान और ज़्यादा मजबूत होगी। जहाँ नए कार्ड में लगा QR कोड स्कैन करते ही मतदाता की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, जिससे सत्यापन आसान होगा। डबल फोटो से पहचान में किसी तरीके की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश कम रहेगी। खास बात यह है कि ये नए वोटर कार्ड सीधे डाक के जरिए घर तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब भाई वीरेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद राजद में बगावत की अटकलें लगने लगी है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका बयान पार्टी विरोधी नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। वहीं पर इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है। राजद नेतृत्व इसे आंतरिक संवाद का मामला बता रहा है और विवाद को शांत करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि भाई वीरेंद्र RJD के एक कट्टर सिपाही कहा जाता है। जहाँ इनका कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हुआ और जब भी RJD पर कोई मुसीबत आती है, कोई वार होता है, तो यही उस मुसीबत में खड़े होते हैं और पलटवार करते हैं। दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अब बिजली खराब होने या फिर फ्यूज उड़ने पर उपभोक्ता सीधे फ्यूज कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। इससे शिकायत दर्ज कराने में देरी नहीं होगी और फिर समस्या पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ इसके साथ ही बिजली विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता घर बैठे बिजली से जुड़ी हुई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहाँ अप्लाई की स्थिति देख सकते हैं और फिर जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये नई व्यवस्था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की सेवाओं को ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाएगी। जहां अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फिर बिजली से जुड़ी हुई परेशानियों का समाधान पहले से जल्दी होगा। दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव नतीजों के बाद चल रही सियासी चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी JDU की जीत नहीं बल्कि RJD की हार की ज्यादा चर्चा हो रही है, जो ये दिखाता है कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में कितनी अहम भूमिका रखती है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर RJD इतनी मजबूत ना होती तो फिर विरोधी दल उसकी हार को लेकर के इतना शोर नहीं मचाते। उन्होंने दावा किया है कि जनता के बीच RJD की नीतियों, रोजगार और फिर सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के मजबूत पकड़ है, इसलिए विपक्ष बार बार उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन असली लड़ाई जनता के मुद्दे की है। तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में RJD संगठन को और मजबूत किया जाएगा और फिर सरकार को हर मोर्चे पर जवाब देने की रणनीति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
दोस्तों बिहार में एक बार फिर से सर्दी का असर बढ़ने वाला है। जहां मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे सुबह और फिर रात में ठिठुरन महसूस होगी। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से ठंड का एहसास बना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर और फिर मध्य बिहार में हवा की रफ्तार ज़्यादा रह सकती है। खास करके खुले इलाकों में लोगों को सर्दी ज़्यादा सताएगी। जब सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जब मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ेगी। ऐसे बुजुर्गों, बच्चों और फिर बीमार लोगों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है और फिर गर्म कपड़े पहन करके बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी के बीच बांका जिले में 1 करोड़ रुपए की शराब बरामदगी होने से हरकंप मच गया है। यह अब तक की बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। जब पुलिस जांच में सामने आया है कि ये शराब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों से होकर के लाई गई थी। जब जांच के अनुसार इस तस्करी का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से भी जुड़ा हुआ है। जहाँ अलग अलग जगहों से शराब इकट्ठा करके बांका में स्टोर किया गया था, जहाँ से इसकी सप्लाई की तैयारी थी। जब पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं को लेकर के बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। अब छात्रों को एडमिट कार्ड में गलती होने पर बार बार स्कूल या फिर बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस समस्या को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई गलतियों को पहले ही ऑनलाइन स्तर पर ठीक किया जाएगा। स्कूलों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे छात्रों का नाम, जन्मतिथि, विषय और फिर फोटो जैसी जानकारी समय रहते सत्यापित कर लें। इससे परीक्षा से ठीक पहले होने वाली परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का कहना है कि इसी सिस्टम से छात्रों का समय बचेगा और फिर परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। बोर्ड का मकसद है कि 2026 की परीक्षा में किसी भी छात्र को सिर्फ एडमिट कार्ड की गलती की वजह से तनाव या फिर दिक्कत ना झेलनी पड़े। दोस्तों प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 1 जून से सरकार के खिलाफ सियासी आक्रमण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के 6 महीने पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उनके कामकाज का पूरा आकलन सामने आ सके। जब प्रशांत किशोर के मुताबिक 6 महीने का वक्त सरकार को पर्याप्त मौका देता है कि वे अपने वादों पर काम दिखाएं। जी हाँ, इसके बाद जनसुराज आंदोलन जनता के बीच जाकर के सरकार की नाकामियों और फिर वादा खिलाफियों को उजागर करेगा। जहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों और फिर जवाबदेही के लिए होगी। 1 जून से राज्य भर में कार्यक्रम और फिर जनसंवाद के जरिए सरकार को घेरा जाएगा। दोस्तों जब तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो जेडीयू ने इसका सीधा विरोध किया है। जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी में गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोग शामिल हैं और उन्होंने विशेष रूप से 22 कांड के आरोपी होने का आरोप आरजेडी पर लगाया है। जेडीयू के बयान का तात्पर्य यह है कि जब आरजेडी अपने शीर्ष नेतृत्व में ऐसे लोगों को आगे ला रही है जिनके खिलाफ मामला दर्ज है तो फिर ये नैतिक और फिर राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। जब पार्टी का कहना है कि ऐसे आरोपों के बीच तेजस्वी यादव का कार्यकारी अध्यक्ष बनना राजनीतिक संस्कृति के लिए चिंताजनक संकेत देता है। जी हाँ, इस बयान से साफ हो रहा है कि बिहार की राजनीति में अब घमासान और आलोचनाओं की भिड़ंत तेज हो गई है। जेडीयू ने आरजेडी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जबकि आरजेडी इसे अपनी अंदरूनी संगठनात्मक सुधार और फिर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश बता रही है। इस बयानबाजी से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और फिर विपक्षी दल दोनों पार्टियों पर इसे लेकर के प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में है। जब महाराष्ट्र और यूपी की अध्ययन यात्रा के बाद फंडिंग और रूट तय होंगे, जिससे पटना तक की यात्रा समय घटेगा। जब बिहार में सड़क नेटवर्क को बेहतर और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। जब पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल और फिर 2 वरिष्ठ इंजीनियर को महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश भेजा गया है। इस अध्ययन के बाद ही फंडिंग और फिर निर्माण क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं पर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे निर्माण किया है। वहां पर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी का गठन किया है। वहीं पर बिहार सरकार भी इसी मॉडल पर अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे निर्माण प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिलों को जोड़ना, वहीं पर
पटना तक यात्रा समय कम करना और फिर बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से बचना है। जब पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में ये ध्यान रखा जाएगा कि एक जिले को कई जिलों की संपर्कता उपलब्ध हो और फिर संबंधित इलाकों से पटना पहुंचने में समय कम लगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि किस इलाके में एक्सप्रेसवे का निर्माण सबसे ज़्यादा प्रभावी और फिर फायदेमंद होगा। जब फंडिंग के मामले में भी राज्य सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। अधिकारी महाराष्ट्र और फिर यूपी से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि एक्सप्रेसवे का निर्माण राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी या फिर किसी साझेदारी मॉडल के माध्यम से। इससे ये भी स्पष्ट होगा कि किन जिलों और फिर किन मार्गों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण पहले प्राथमिकता में होगा। वहीं पर बिहार में फिलहाल केंद्र सरकार के स्तर पर 4 एक्सप्रेसवे निर्माण प्रस्तावित है जो अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। इनमें से सबसे प्रमुख है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे नंबर भी आवंटित किया गया है। ये परियोजना बिहार के पूर्वी हिस्से को राजधानी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं पर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और इसका बड़ा हिस्सा बिहार से होकर के गुजर रहा है। ये परियोजना बिहार को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी। जहां एक और महत्वपूर्ण परियोजना रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है जिसे भी केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के साथ साथ नेपाल को भी पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह की संपर्कता मिलेगी। इससे नेपाल भारत व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है और फिर बिहार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वहीं पर चौथा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे वाराणसी रांची कोलकाता है। ये परियोजना लंबे अवधि तक बिहार वाले हिस्से में जमीन अधिग्रहण के कारण रुकी हुई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 में से पार्ट 3 के तहत एक्सप्रेसवे निर्माण बिहार की आर्थिक और फिर सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इन एक्सप्रेसवे के बन जाने से राज्य में व्यापार, उद्योग, कृषि और फिर पर्यटन को नई गति मिलेगी। साथ ही साथ राजधानी पटना से अन्य जिलों की दूरी कम होने से लोगों को समय और फिर लागत दोनों में राहत मिलेगी। इस योजना के पूरा होने पर बिहार की सड़कें न केवल बेहतर होगी बल्कि राज्य का विकास भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इस दिशा में अधिकारियों के अध्ययन, यात्रा और फिर प्राधिकरण निर्माण की योजना से ये संकेत मिलता है कि बिहार सरकार इस परियोजना को गंभीरता से लेकर के जल्द ही क्रियान्वयन करने की तैयारी में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, किशनगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। किशनगंज सीमावर्ती जिला होने के कारण हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों से लेकर के होटल, सीमा क्षेत्र और फिर सार्वजनिक स्थलों तक लगातार जांच की जा रही है। किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिला में गणतंत्र दिवस को लेकर के पुलिस और फिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जहां किशनगंज जिले भर में संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश सीमा से सटा जिला होने के कारण यहां पर यानी कि किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियां खास सतर्कता बरत रही है। जब पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया है कि सभी प्रमुख चौक चौराहों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, झंडारोहण स्थलों और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जिले में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु पर नजर रखी जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। नेपाल सीमा पर स्थानीय थाना अध्यक्ष सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के साथ मिलकर के लगातार गश्त कर रही है। वहीं पर बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं पर दोनों एजेंसियां सीमा पर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जहां वहीं पर एसपी संतोष कुमार ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साथ ही साथ अफवाहों और फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली धार्मिक खबरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यह गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवासीय होटलों और फिर लॉज की भी सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी होटलों में ठहरे लोगों का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे हर आने जाने वाले व्यक्ति
व्यक्ति का सही विवरण रखें और फिर किसी भी संदिग्ध की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि इन सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य किशनगंज जिले में अमन चैन बनाए रखना और राष्ट्रीय पर्व को सुरक्षित माहौल में मनाना है। पुलिस की टीमें 24 घंटे गश्त कर रही है और फिर हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया खास करके फेसबुक पेज पर AIMIM के एक समर्थक द्वारा AI तस्वीरें जनरेट करके पोस्ट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। भ्रामक AI जनरेटेड फोटो के जरिए जनता को गुमराह करने का मामला सामने आया है। इस फेसबुक ID पर कई तस्वीरें पोस्ट की जा रही है, लगातार की जा रही है, जिनमें कथित रूप से AIMIM नेताओं द्वारा सामान बांटते हुए दिखाया गया है। लेकिन जांच में पता चला है कि ये सब AI द्वारा तैयार की गई फोटोज है, न कि असली घटनाओं के फोटेज। इस खबर को बनाने का मकसद बस इतना है कि लोग गुमराह ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़े हुए खबरों की सच्चाई को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। फेसबुक पर एक यूजर लगातार फर्जी और AI द्वारा जनरेट की गई तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, जिनमें उन्हें और कुछ AIMIM नेताओं को अलग अलग संदर्भों में दिखाया जा रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर बांटना, आटा बांटना या फिर साइकिल बांटना। इन तस्वीरों के साथ अलग अलग कैप्शन लिखे जाते हैं, जिससे ये लगता है कि ये वास्तविक परिस्थितियों का फोटो है। जब कुछ लोग इस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जांच में ये साबित हुआ है कि ये सभी चित्र AI से बनाए गए हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और असली घटना से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी AI का दौर है और इस AI के दौर में लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को भ्रम करने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। जहाँ कहीं कहीं तो लोगों की तस्वीरों को एडिट करके उसको अश्लील तस्वीरें बना करके पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मामला सामने आया है, खास करके ये सीमांचल में किशनगंज में इस तरह की चीजें देखी जा रही है। दोस्तों, देश में अब रंगों पर राजनीति हो रही है। जी हाँ, हरा रंग मुसलमानों का तो भगवा रंग हिंदुओं का। इस तरह से अब रंगों को बांट लिया गया है। जी हाँ, तुम्हारा हरा रंग तो हमारा भगवा रंग। जब कभी भगवा रंग के नाम पर हुंकार भरी जा रही है, तो कभी हरे रंग को धर्म से जोड़ करके समाज को रंगने का ऐलान किया जा रहा है। देश की राजनीति में अब विकास, रोजगार और फिर शिक्षा जैसे मुद्दों की जगह रंगों के सहारे लोगों की भावनाओं से खेलने का खेल तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या किसी रंग को धर्म से जोड़ना सही है, और क्या इससे देश मजबूत होगा या फिर ज्यादा बटेगा। आज की राजनीति में रंग सिर्फ रंग नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें धर्म और फिर पहचान से जोड़ करके सियासी हथियार बना दिया गया है। एक तरफ कुछ लोग भगवा रंग को राष्ट्रभक्ति और फिर धर्म का प्रतीक बता करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरे रंग को मजहब से जोड़ करके जवाबी राजनीति की जा रही है। जहाँ इस रंगों की होड़ में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है, जिसे असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जहाँ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लेकिन नेताओं को इन समस्याओं पर बात करने के बजाय रंगों की राजनीति ज्यादा आसान लग रही है। रंग के नाम पर नारे लगाए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा रहा है। जहां विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी रंग का कोई धर्म नहीं होता, रंग प्रकृति का हिस्सा है और फिर हर इंसान के जीवन में खुशियां भरने के लिए होते हैं। लेकिन जब उन्हें धर्म से जोड़ करके राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर समाज में नफरत और विभाजन बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और फिर पहचान के नाम पर राजनीति हुई है, तब तब देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। आज फिर वही रास्ता अपनाया जा रहा है, जहां पर लोगों को रोजगार देने की जगह रंग दिखाकर की वोट मांगे जा रहे हैं। या सोशल मीडिया पर भी इस तरह के पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रंग को दूसरे से बेहतर या फिर पवित्र बताने की कोशिश की जाती है। जहाँ इससे युवाओं के मन में भ्रम पैदा हो रहा है और समाज में तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, किशनगंज सैनिक कैंप विवाद को लेकर के विधायक तो खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे सर्वा चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उनके विधायक खुल करके सामने आकर के इसके मुखालिफत में है। किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक कैंप को लेकर के सियासत लगातार गरमाई हुई है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान सड़क पर है, स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं और AIMIM के सभी विधायक खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन
इस पूरे मामले पर पार्टी प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसलिए अब लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ओवैसी साहब कहाँ हैं आप? इलेक्शन के समय में आकर के सीमांचल की हक की बात करते थे या यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जी खामोश क्यों हैं? यहाँ के लोग परेशान हैं। तो आपको बता दूं कि शगोर सरभिट्टा सैनिक कैंप को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आना, अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ओवैसी साहब आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। सीमांचल की हक की बात करने का दावा करने वाले ओवैसी की इस चुप्पी ने अब राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम जनता तक के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जब उनकी पार्टी के विधायक विरोध में हैं, तो फिर ओवैसी खुद क्यों खामोश है। आपको बता दूं कि किशनगंज में सैनिक कैंप के लिए जमीन दिए जाने के प्रस्ताव के बाद से इलाके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिससे उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इस फैसले पर पूर्ण विचार करें और किसानों की जमीन की रक्षा करें। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के सभी विधायक, चाहे आप अमोड़ विधायक अख्तर मान ले लीजिए, कोचादमन विधायक सरवर आलम साहब और बाकी बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम साहब, ये लोग खुल करके किसानों के समर्थन में और जमीन देने के विरुद्ध बोल रहे हैं। जब विधायक धरना प्रदर्शन में शामिल भी हो रहे हैं, चाहे सरवर साहब हो या फिर अख्तर साहब हो, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जब बयान दे रहे हैं और साफ तौर पर विधायक जी कह रहे हैं कि वे सैनिक कैंप के लिए जमीन देने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि विकास और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उनके नाम पर किसानों के हक को कुचलना गलत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बस यही है